गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, और अभी मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 में कार्यरत हूं। आज हम लोग अपने 5th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और वो है डिजिटल सर्किट। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, एक है डिजिटल सर्किट और दूसरा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन बन जाता है और हम लोग अभी डिजिटल सर्किट वाला यूनिट बहुत ही इजी है, इसलिए इसको कम टाइम में कवर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसी को शुरू कर रहे हैं, डिजिटल सर्किट। तो डिजिट जो होता है, और ये एक डिजिट का प्राणी शास्त्र जो होती है, जूलॉजी जो है, उसके अंदर तात्पर्य होता है उंगली। जैसे अपने हाथ की उंगली होती है ना, वो, क्योंकि क्या हुआ था, सबसे पहले इस शब्द का यूज़ तब किया जाने लगा था, डिजिट शब्द का यूज़, जब मनुष्य ने कोई भी काउंटिंग करने के लिए अपने उंगलियों का यूज़ करना प्रारंभ किया था। उंगलियों से वो काउंटिंग करना शुरू कर रहा था, उससे ये शब्द निकल कर आया था, डिजिट। ठीक है। हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक डिजिटल सिस्टम होता है, एक एनालॉग सिस्टम होता है, जिसके द्वारा हम कोई भी गणना कर सकते हैं। ठीक है। तो गणना यानी कि कोई भी संख्या को जोड़ना और किसी भी संख्या को शो करना कि ये कितनी है, इस तरीके से। तो डिजिटल तो होता है जिसमें आप अंकों का यूज़ करते हैं, अंकीय पद्धति होती है एक तरीके से, जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से संख्याओं का यूज़ किया जाता है। एनालॉग पद्धति जो होती है, वो उसको हम अनुरूप पद्धति या दूसरे के समान पद्धति भी बोलते हैं। डिजिटल में तो सिर्फ अंकीय सर्किट यूज़ किए जाते हैं या अंकीय मान यूज़ किए जाते हैं। एनालॉग में क्या होता है, जो एक्चुअल होता है उसको किसी दूसरे में बदल करके फिर यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे वज़न करने वाली मशीन होती है, उस पर 10 kg, 20 kg, 30 kg इस तरीके से रहता है ना, तो उसमें जैसे 10 किलोग्राम जो वज़न होता है, उसको 10 डिग्री के एंगल से शो किया जाता है, जो नीडल वाली मशीन होती है। तो उसमें क्या होता है, 10 किलो भार को 10 डिग्री एंगल के वेरिएशन से या डेविएशन से शो किया जाता है। जैसे इस तरीके से उस पर स्केल बना हुआ रहता है। तो जैसे 10 डिग्री अगर किसी का वज़न है, तो सुई जो है यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो जाती है, 0 से 10 के बीच में। ओके, इस तरीके से। तो यानी कि जो एक्चुअल चीज़ है उसको किसी और चीज़ के द्वारा शो करना एनालॉग सिस्टम कहलाता है। आधुनिक युग में क्या होता है, दोनों ही पद्धतियों का यूज़, दोनों ही सिस्टम का यूज़ जो है, हर चीज़ के अंदर, जैसे जो भी अभी चीज़ें हो रही हैं उनमें किया जाता है। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, नियंत्रण में, व्यवस्थाओं में और कंप्यूटर्स में, सब में क्या है, इन दोनों सिस्टम का यूज़ अलग अलग जगह पे किया जाता है। जहाँ पे डिजिटल मोर वैल्यूएबल है और कन्वीनियंट है, वहाँ पे डिजिटल सिस्टम का यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे एनालॉग सिस्टम ज़्यादा कन्वीनियंट है, वहाँ पे एनालॉग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर या इस यूनिट के अंदर केवल डिजिटल सर्किट या डिजिटल सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो चीज़ें रहेगी उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो शुरू होता है डिजिटल सर्किट, और इसके अंदर हम लोग अपना आज का जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अबाउट नंबर सिस्टम। मैंने ये पूरा नंबर सिस्टम एक ही वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करना है, तो एक साथ रिकॉर्ड करने से आपको समझने में आसानी रहेगी। आई विश कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप। ओके, तो नंबर सिस्टम होता है ना, नंबर सिस्टम में 4 तरीके के नंबर सिस्टम है। एक है दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम, दूसरा है बाइनरी सिस्टम यानी कि द्विआधारी या बाइनरी सिस्टम, और तीसरा है अष्टाधारी संख्या पद्धति। ओके, और फोर्थ है षोडश आधारी या हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टाडेसिमल, अष्टाधारी हो गया, हेक्साडेसिमल षोडशाधारी हो गया। ठीक है। अब जो दशमलव संख्या पद्धति है, ये बहुत ही पुरानी संख्या पद्धति है, और इसके अंदर क्या होता है, इसमें 10 अंक होते हैं, 10 संकेतांक या 10 चिन्ह होते हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से ये पद्धति जो है वो चलती है।
ये क्या है, सिमिलर रहेंगे पॉइंट्स सब में, हर नंबर सिस्टम में, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं हर नंबर सिस्टम की। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हर नंबर सिस्टम के आधार पर वैल्यू में बदलती रहेगी, बट लगभग पॉइंट्स सब में सेम रहते हैं। जैसे फर्स्ट है कि जो दशमलव पद्धति है उसमें कितने हैं, दशमलव मतलब 10, तो इसमें 10 संकेतांक होंगे। ये संकेतांक क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से 9 हो गया, और एक 0 वाला 10। तो ठीक है, इसके अंदर कितने संकेतांक होते हैं या कितने चिन्ह होते हैं, 10 संकेतांक होते हैं, जिन्हें हम अंक या डिजिट कहते हैं, जो 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, इनका जो मूलांक या आधार होता है वो क्या होता है, 10। जो नंबर सिस्टम होगा वही क्या होता है, मूलांक या आधार होता है। ठीक है, 10 होता है वो। और इसमें क्या होता है, कोई भी जो संख्या होती है ना उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है पूर्णांक, दूसरा होता है दशमलव। ठीक है, और इन दोनों को एक दूसरे से अलग कौन करता है, दशमलव बिंदु। जैसे आपको एक संख्या लिख के बताएं, ये आपकी स्क्रीन पे वैसे लिखी हुई है 2178.46। ठीक है, ये जो संख्या है इसके अंदर ये तो है पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्ण अंक, और ये है दशमलव संख्या, भिन्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा इंटीजर मतलब एक पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, ये फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, और इन दोनों को कौन जोड़ता है, एक दशमलव बिंदु। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक तो पूर्णांक या इंटीजर, दूसरा भिन्न या फ्रैक्शन, और इसके इन दोनों को दशमलव से पृथक किया जाता है या अलग अलग किया जाता है। ठीक है, जो पूर्णांक होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो दशमलव बिंदु होता है, जैसे ये पूर्णांक है, इसमें क्या होता है, जो दशमलव बिंदु होता है उसके लेफ़्ट साइड के अंदर अगर हम जाएंगे तो हर एक अंक का जो वेटेज है वो 10 की धनात्मक घात या पॉजिटिव पावर के रूप में बढ़ता चला जाता है वेटेज। ठीक है, कैसे बढ़ेगा वो समझा देंगे। और इसी तरीके से दशमलव बिंदु जो है उसके राइट साइड में जाएंगे तो हर एक डिजिट का वेटेज जो है वो 10 की नेगेटिव पावर में घटता चला जाएगा। अगर हम लोग दशमलव बिंदु के इधर लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो हर एक डिजिट का वेटेज जो है वो बढ़ेगा, और अगर इस तरफ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो हर एक डिजिट का वेटेज जो है वो घटेगा। जैसे ये अंक है 2178.46, तो पहली संख्या का वेटेज है 10 टू द पावर 0, दूसरी का वेटेज है 10 टू द पावर 1, तीसरी का 10 टू द पावर 2, और चौथी का 10 टू द पावर 3। इस तरह, क्योंकि ये इनका जो मूलांक या रेडिक्स जो है आधार है वो क्या है, 10 है, तो 10 के धनात्मक घात में इनका वेटेज जो है वो बढ़ रहा है, और इधर इनका 10 की ऋणात्मक घात में वेटेज जो है वो कम हो जाएगा। ओके, इसलिए इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव, ये एक इंटीजर नंबर है, सिर्फ इंटीजर के लिए पहले लिखा है 2178, तो इसमें देखो आप 8 के साथ वेटेज है 10 टू द पावर 0, 7 के साथ 10 टू द पावर 1, 1 के साथ 10 टू द पावर 2, और 2 के साथ 10 टू द पावर 3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वापस वो इंटीजर नंबर आ जाता है। इसी तरीके से जो 0.426 है, दशमलव संख्या है, उसका वेटेज जब हम देखते हैं तो ऋणात्मक घात के रूप में घटता चला जाता है। तो पहली संख्या 4 है तो 4 इंटू 10 टू द पावर -1, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 6 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इससे वापस वही भिन्न संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये जो वेटेज का जो सिद्धांत है वो हर एक संख्या पद्धति में बना रहता है। ठीक है, दूसरी संख्या पद्धति है ये दशमलव संख्या पद्धति। इसमें इतनी जानकारी रहती है, जैसे सिस्टम के बारे में तो इतनी जानकारी रहती है, बाद में मेन चीज़ रहता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में संख्याओं को कन्वर्ट करना। ओके, तो दूसरा हमारा सिस्टम है बाइनरी सिस्टम। देखो, बाइनरी सिस्टम जो होता है या द्विआधारी सिस्टम जो होता है, बाइनरी सिस्टम के अंदर केवल द्विआधारी दो ही अंक होते हैं। इसमें एक होता है 1 और दूसरा होता है 0। ठीक है,
तो ये ना सबसे पहले एक बूल नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसे मतलब इसके बारे में बताया था। और वो उसका ज़्यादातर ये अपना उसका जो योगदान है वो वैज्ञानिक दर्शन के अंदर रहा था। तो उसी ने सबसे पहले ये सिस्टम जो है वो बनाया कि कोई भी जो गणना है या कुछ भी है उसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, सत्य या असत्य, यानी कि सच या झूठ। और सच को या सत्य को हम लोग 1 कहेंगे, झूठ को हम लोग 0 कहेंगे। सत्य का मतलब होता है, जैसे इसको एक और साइंटिस्ट था शेनन, उसने उस चीज़ से जोड़ा। जैसे सत्य मतलब स्विच का ऑन होना तो 1, और सच झूठ मतलब स्विच का ऑफ होना तो 0, इस तरीके से। ठीक है, तो एक लॉजिक है एक तरीके का ये कि हम इस तरीके से चीज़ों को जोड़ सकते हैं। और इसी के द्वारा ही क्या हुआ था, इन लॉजिक लगाने के द्वारा लॉजिक को यूज़ किया गया था कि सच को 1 से जोड़ना, असत्य को 0 से जोड़ना। इसी आधार पे जो सर्किट बने थे उन्हें लॉजिक सर्किट कहते हैं। इसमें बाइनरी सिस्टम में मूलांक जो होता है वो 2 होता है। इसमें अंक तो सिर्फ 1 और 0 2 ही अंक होते हैं। मूलांक या आधार जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। और इसमें भी क्या होता है, दशमलव बिंदु जो होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम में दशमलव बिंदु ना कह करके बाइनरी पॉइंट कह देते हैं, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। इसमें भी क्या होता है, बाइनरी सिस्टम संख्याओं को 2 भागों में विभक्त करता है, एक तो इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। तो या कहेंगे इंटीजर पूर्णांक व भिन्न को अलग करता है। और इसके अंदर भी दशमलव पद्धति के समान जो बाइनरी पॉइंट होता है उसके लेफ़्ट साइड में जब हम जाएंगे तो हर एक अंक का वेटेज 2 के धनात्मक घात में बढ़ता चला जाएगा। हमें क्या करना है, जो बाइनरी पॉइंट है उसी से शुरू करना है। जब इधर जा रहे हैं तो इस दिशा में जो पहला अंक आएगा उससे वेटेज को बढ़ाते जाना है ना। और इसी तरीके से जब हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो जो भी अंक रहेंगे उनका वेटेज 2 की ऋणात्मक घात में कम होता चला जाता है। जैसे ये एक बाइनरी नंबर लिखा गया है 1011, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 1 और 0 यूज़ होता है, कोई और संख्या नहीं आएगी। तो इसका वेटेज होगा 2 की पावर 0, 1 का वेटेज होगा 2 की पावर 1, 0 का 2 की पावर 2 और लास्ट वाले 1 का 2 की पावर 3। और इसका जो मान आता है वो दशमलव पद्धति में माना जाता है, क्योंकि 11 जो अंक है वो बाइनरी नंबर नहीं है, वो एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो दशमलव पद्धति में इसका मान आ जाता है इस तरीके से। ये क्या है, बाइनरी सिस्टम में है, इसीलिए इसका मूलांक जो है वो बाहर 2 लिखते हैं। ये डेसिमल सिस्टम में है, इसीलिए इसका मूलांक या बेसिस या आधार 10 जो है वो बाहर रखते हैं। इसी तरीके से जैसे ये बाइनरी पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर लिखे हैं उनका भी कर सकते हैं। उनमें 2 की पावर -1 लगा, -1 -2 -3 इस तरीके से। तो इनकी जो वैल्यू आ जाएगी टोटल, जैसे यहाँ तक तो क्या है, पूर्णांक है, और बाकी के जो मान हैं वो क्या हैं, डेसिमल नंबर हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर का जो अलग सॉल्यूशन है, इनको एक साथ नहीं करते हैं। ये बाइनरी पॉइंट लगा करके या यहाँ पे जैसे डेसिमल पॉइंट लगा करके, दशमलव बिंदु लगा करके फिर इनको आपको अलग लिखना है। जैसे ये सिर्फ 11 ये बाइनरी पॉइंट के लेफ़्ट साइड वालों का आया, फिर राइट साइड वालों का 0.101 का जो भी मान आएगा उसको हमें पॉइंट लगा कर ही अलग लिखना है। ठीक है, तो ये बाइनरी सिस्टम में हम मान रख सकते हैं। फिर इसने कहा है कि बाइनरी सिस्टम के अंदर जब हम लोग कोई अंक लिखते हैं ना, या द्विअंक लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। बिट शब्द जो है वो बाइनरी डिजिट का एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी कि जब हम 1 लिखते हैं, 0 लिखते हैं तो उसे हम बिट लिख सकते हैं, दिस बिट, दैट बिट। ओके, तो ये जो बाइनरी जो या द्विआधारी संख्याओं को निरूपित करने के लिए 2 संकेत स्तर आवश्यक हैं। एक का मतलब होता है, जैसे हर एक के लिए अलग अलग शब्द में अलग अलग अवस्थाओं में इसको एक को यूज़ किया जाता है। जैसे एक शो कर सकता है ट्रांजिस्टर की संतृप्त अवस्था को, 0 शो कर सकता है उसकी कट ऑफ अवस्था को। इसी तरीके से एक बल्ब के ऑन होने की अवस्था को बता सकता है, 0 उसके ऑफ होने की अवस्था को। एक बता सकता है किसी चुंबक के
निश्चित दिशा में चुंबकित होने को, और 0 बता सकता है उसके विपरीत दिशा में चुंबकित होने को। यानी कि 1 और 0 जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो घटना के घटित होने, दूसरा घटना के नहीं घटित होने को बताता है। इस तरीके से इसको इन टर्म्स में यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, दो ही वेरिएबल है 1 और 0, या तो हाँ या तो ना। तो इसमें क्या है, इसमें एरर की बहुत कम संभावना होती है। ओके, फिर है दशमलव संख्या का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। जब दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना हो तो क्या करेंगे? देखो सिंपल है, कोई भी दशमलव संख्या अगर आपको दी हुई है उसको किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें बाइनरी का बेसिस क्या है? 2। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर क्या होता है, पहली बार भाग देंगे और जो हमें भाग देने के बाद प्राप्त होगा उसे हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, फिर इस भाग से जो शेष आएगा उसे हम लोग जो भागफल लिखा था उसी के सामने लिखेंगे। ठीक है, जैसे 43 में से 2 का भाग दिया तो 21 आया ना, ऊपर भागफल क्या आया? 21 है ना। तो 21, जैसे 1 मिनट, 43 में 2 का भाग दिया तो 21 आया, 21 दुए 42 है ना, 21। तो इसको 21 को यहाँ रख लो, और यहाँ पे 42 आने से 42 घटेगा इसमें से, तो कितना शेष आया? 1। तो उस 1 को यहाँ रख लो, फिर 2 का भाग दो, फिर भाग देंगे तो कहाँ तक जाएगा? 1 और यहाँ पे 0, इतना आएगा भागफल। यहाँ पे भागफल रखना है, भागफल रख दिया और शेषफल कितना आया? 1। ठीक है, फिर इसमें 2 का भाग दो, कितना आया? 5। शेषफल कितना आया? 0। 5 के सामने 5 उसका शेषफल रख देना है। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, फिर शेषफल कितना आया? 1। फिर उसके बाद हम लोग वापस और भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 तक जाएगा, और शेषफल कितना आएगा? 0। और जब हम लोग लास्ट में भाग देते हैं, 2 में 1 का भाग, मतलब 1 में आप 2 का भाग दोगे तो लास्ट में इतना पूर्णांक नंबर आ नहीं सकता, तो इसको हम लोग 0 लिख देते हैं। 0 लिखने के बाद क्या करते हैं, जो नंबर यहाँ होता है उसे ही वहाँ वापस यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या आ जाता है? 1। इस तरीके से ये बन जाते हैं, टेबल बन जाती है ये। ठीक है, तो इस टेबल में जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो सर्वाधिक सार्थक अंक होता है, और जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है वो न्यूनतम सार्थक अंक होता है। ठीक है, ये मिनिमम मतलब मिनिमम सार्थक अंक, न्यूनतम सार्थक अंक होता है। तो इनको लिखने का तरीका ये होता है, नीचे से ऊपर की ओर लिखो। सर्वाधिक सार्थक अंक को पहले, जैसे 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 1, इस तरीके से आपको लिखना है, और बाहर बेसिस 2 लगाना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, इसे भाग देते जाना है, और भाग देने के बाद जो भी शेषफल आएगा उसको आपको नोट करते जाना है, और जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए तब तक। लास्ट में जैसे अब लास्ट में 1 आ गया, अब 1 में तो 2 का भाग देंगे तो क्या रहेगा? 1 में 2 का भाग देंगे तो 0 तक जाएगा, क्योंकि जा ही नहीं सकता पूरा भाग तो। और फिर जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा होता है उसको 0 के सामने शेषफल के रूप में लिखेंगे। यही सर्वाधिक सार्थक अंक होता है। हमें 0 आने तक भाग देना पड़ेगा, फिर इसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना होगा। और बाइनरी सिस्टम में बदला इसीलिए 2 लगा दिया। ओके, अब किसी भिन्न को जैसे दशमलव संख्या में बदलना है, तो भिन्न को दशमलव संख्या में बदलने का तरीका ये होता है कि जो भिन्न रहती है उसको आप 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो जब 2 से गुणा करोगे ना तो क्या होता है, एक नंबर हमारे पास आएगा। इस नंबर में जो भी पूर्णांक रहता है ना, दशमलव के दूसरी साइड अंक रहता है, उसको आप नोट कर लो। फिर जो दशमलव बिंदु के बाद की संख्या है उसको वापस 2 से गुणा करो। फिर वापस जैसे जो भी मान आएगा उसमें दशमलव के बाद पहले जो पूर्णांक रहता है वो नोट कर लो। 0 है तो 0, बाइनरी में बदल रहे हैं तो 1 और 0 2 ही आएंगे। ठीक है, फिर वापस ऐसे आ गया, फिर इसे वापस क्या करोगे आप? 2 से गुणा कर लोगे। ये क्या है, चलता रहेगा जब तक कि 0 0 नहीं आ जाए, है ना। तो इसमें क्या आ गया, पूर्णांक को नोट कर लिया 1, बाकी क्या बच गया 0 0। अब तो 0 ही आना है तो इसको छोड़ो, बस यहाँ तक। तो इसमें हाँ आप लोगों को क्या करना है, जो ऊपर ही ऊपर का मान पहला ही पहला आया था वो सर्वाधिक सार्थक अंक होता है, तो आपको ऊपर से नीचे की ओर इसको नोट करते जाना है। 1 0 1, बेसिस क्या आ गया? 2। ओके, तो इस तरीके से किसी भी भिन्न को आप बदल सकते हो बाइनरी नंबर में।
पूर्णांक को बदलने के लिए 2 का भाग दोगे और शेष को नोट करते जाओगे और उसे नीचे से ऊपर की ओर नोट करोगे। और भिन्न को बदलने के लिए क्या करेंगे, वापस 2 से गुणा करोगे, पूर्णांक जो आएगा उसे नोट करते जाओगे और ऊपर से नीचे की ओर उसे लिखोगे। अब है अष्टाधारी संख्या पद्धति। देखो इसका नाम है अष्टाधारी या ऑक्टाडेसिमल। तो उसमें क्या होते हैं, 8 अंक होते हैं। इसे हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स व मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ करते हुए आए हैं। तो इसमें 8 अंक होते हैं। 8 अंक कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, 8 अंक होते हैं। इसका बेसिस क्या होगा, 8 होगा, आधार इसका 8 होगा। इसमें भी क्या होता है, जो दशमलव पद्धति की भांति एक तो पूर्णांक होता है, उसको एक बेसिस जो या कहें कि दशमलव बिंदु से या यहाँ पे भिन्न से अलग किया जाता है। संख्याएं सभी इसी फॉर्म में है, पूर्णांक है एक और एक भिन्न है। और इसमें भी क्या होता है, जो पूर्णांक होता है उसमें हम लोग जैसे 6, 3, 2, 7 ये अंक दिया हुआ है, तो इसमें वेटेज जो है वो हम लोग लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो 8 के धनात्मक घात में बढ़ेगा। जो संख्या पद्धति होगी उसी के धनात्मक घात में बढ़ता है। तो ये अष्टाधारी संख्या पद्धति है, तो 8 के धनात्मक घात में बढ़ेगा। जो राइट साइड में नंबर है दशमलव के, उसमें क्या होता है, 8 के ऋणात्मक घात में उनका वेटेज जो है वो घट जाएगा, है ना। तो जैसे कि ये हमारे पास है, इसे हमने लिखा है सॉल्व करके ये। तो ये जो नंबर हमारे पास आ जाता है, इसका वेटेज के साथ मान निकालेंगे 3287 और इसका आएगा 5097। तो ये दशमलव पद्धति में मान आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग जैसे कोई भी दशमलव संख्या है उसको अष्टाधारी संख्या में बदलना है। जैसे ऊपर सीखा था बाइनरी में बदलना, तो बाइनरी में बदलने के लिए क्या किया था, 2 का लगातार भाग दिया था। इसमें हमें अष्टाधारी में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 8 का लगातार भाग देते चले जाएंगे। सब में सेम है, जैसे कोई भी दशमलव संख्या है उसको बाइनरी सिस्टम में बदलना तो 2 से लगातार भाग दो। ऑक्टाडेसिमल में बदलना है, अष्टाधारी में बदलना है तो 8 में लगातार भाग दो। और अगर हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो 16 से लगातार भाग देंगे। पूर्णांक के लिए यही प्रोसेस है। और दशमलव के लिए क्या करेंगे, 2 से लगातार गुणा करो, इसमें 8 से लगातार गुणा करेंगे और इसमें 16 से लगातार गुणा करेंगे। तो 8 से लगातार भाग देते जाएंगे और इसमें शेष जो आएगा, पहले भाग दिया तो 30 तक गया, भागफल आया 30 और शेषफल आया 7, उसको नोट कर लिया। फिर भाग दिया तो 3 तक गया, शेषफल आया 6, फिर भाग देंगे तो 0 आएगा और यहाँ पे जो संख्या आती है उसको वापस नोट कर दो 3। तो ये सर्वाधिक सार्थक अंक। इसमें हमें क्या करना है, पूर्णांक को जैसे ऑक्टाडेसिमल में बदलना है तो हम नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, ठीक है। 3, 6, 7, 8 इसका बेसिस हो गया। इसी तरीके से जो भिन्न रहती है उसको अगर आपको डेसिमल में बदलना है, जो भिन्न रहती है उसको आपको अष्टाधारी संख्या में बदलना है तो उसको 8 से लगातार गुणा करते जाओ। जैसे 0.6525 है तो 6525 को 8 से गुणा किया तो यह आया 5.200, 5.2200। तो इसमें जो डॉट है, डॉट से पहले क्या संख्या है 5, उसको नोट करो और डॉट के बाद जो संख्या है उसको वापस 8 से गुणा करो। फिर जो परिणाम आता है उसमें डॉट से पहले वाली संख्या को नोट करो और पीछे वाली संख्या को एज इट इज़ रखो, फिर 8 से गुणा करो। तो ये जो हमें नंबर मिलते हैं उनको नोट कर लो, 516। ये यहाँ तक ही गुणा किया है, ये गुणा आगे भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये तो 3 तक शो किया गया है, ये निरंतर हम कर सकते हैं जब तक 0 नहीं मिल जाता, ठीक है। 0 होने के बाद इसको गुणा नहीं कर सकते। अब है अष्टाधारी। ये तो डेसिमल को हमने अष्टाधारी में बदला है। पहले हमने किसको बदला था, डेसिमल को बाइनरी में बदलना सीखा। अब डेसिमल को हमने अष्टाधारी में। अब इनका आपस में क्या रिलेशन रहता है वो देखते हैं। तो दशमलव में तो जैसे अगर ऑक्टाडेसिमल के जो 8 अंक हैं वो ही दशमलव में रहते हैं, 0 to 7, ठीक है। केवल यहाँ तक कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर इतने तक हैं। और जैसे इसको बाइनरी में लिखते हैं ना, तो बाइनरी में इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे लिखने का तरीका रहता है, पहली संख्या 000, तो हम लोग क्या है लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। पहली संख्या 1, पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर दूसरा जो स्थान है वहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर पहला और दूसरा दोनों जगह क्या रखेंगे 1 1। बस ये 3 ही कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे 0 1 1 0
फिर 1 1। अगर आप 3 संख्याओं के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये 3 संख्याओं के फॉर्म में ऐसे लिखे जाएंगे, पहला 0, फिर 1, फिर 1 0, फिर 1 1। अब यहाँ के बाद में तो 2 में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर 2 में कुछ नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले में 1 डालेंगे। फिर 1 डालने के बाद ये एक ऐसा नंबर बन गया। अब हम 2 वाले में फिर से परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तीसरे में 1 डालने से ये जो शुरू के 2 नंबर हैं इनमें वापस से बदलने से, जैसे वापस बदलेंगे कैसे, ऐसे ही बदलेंगे, जो ये परिवर्तन है तीनों ऐसा ही बदलेंगे। तो वापस 1, फिर 1 0, फिर 1 1। ठीक है, इस तरीके से चलता है ये। अब जैसे कोई भी अष्टाधारी संख्या है, उस अष्टाधारी संख्या को हम लोग जैसे इसमें बदलेंगे बाइनरी में। तो अष्टाधारी को बाइनरी में बदलने के लिए जैसे ये 7 है तो 7 से रिलेटेड 7 से रिलेटेड जो बाइनरी नंबर है वो नोट करो, 3 से रिलेटेड बाइनरी नंबर नोट करो और 6 से रिलेटेड बाइनरी नंबर नोट करो। जैसे ये टेबल बन रही है ना इसके अंदर, तो यहाँ से नोट करो, फिर इनको एक साथ लिख दो, जैसे 7 का, 3 का, 1 का, बस बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं सिमिलर रहता है उनके लिए भी, तो उनमें भी आप ऐसे लिख दो। 3 के लिए जो भी बाइनरी नंबर है, 2 के लिए जो भी बाइनरी नंबर है, 1 के लिए जो भी बाइनरी नंबर है, लाइन से उनको लिखते चले जाओ। ओके। फिर है बाइनरी को अष्टाधारी में बदलना। देखो बाइनरी को जब अष्टाधारी में बदलोगे ना तो क्या करोगे, जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ होता है ना उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सिरे से जो पहला अंक होता है ना इधर वाला लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में जो पहला नंबर रहता है ना, वहाँ से हम 3 3 के ग्रुप बना लेते हैं। जैसे ये 3 अंक शुरू के, ये इधर वाले 3 अंक, फिर 3 अंक, मैंने नीचे लाइन खींची है, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो पहले ये 3, फिर ये 3, अब लास्ट में 1 बच गया, इसके साथ किसी का ही नहीं बन रहा, तो जो अकेला रह जाता है ना उसके पीछे 0 0 लगा करके 3 अंक बना देते हैं। बनाएंगे हम 3 3 का ही ग्रुप। फिर 3 3 का ग्रुप बनाने से जैसे ये बनाया ना, पहले हमने जैसे इधर वाला बनाया तो ये तो किसको शो करता है, 6 को, ये 1 को, और इसके पीछे 0 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी क्या है 1 को शो करता है। तो ये क्या संख्या हो गई, ऑक्टाडेसिमल में 116 होगी, जिसका बेसिस क्या है 8 है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो दशमलव वाली रहती है ना उसमें क्या करते हैं, जैसे इधर से जो ये हमारा जो पॉइंट रहता है ना, इसके इधर जाएंगे ना तो इधर से ही ग्रुप बनाएंगे, और इसके इधर जाएंगे तो इधर से ही ग्रुप बनाएंगे। अब इसमें दशमलव के इधर जाना है हमें, तो इधर से ही ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, जहाँ तक 3 3 के बने। ठीक है, जो लास्ट में बच जाता है उसके बाद 0 लगा दो। ठीक है, इसमें बाद में 0 लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे आप एक्चुअल में सोचो, अगर कोई संख्या 3.5 है तो अगर मैं इसको 0.3 और 50 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है ना। इसी तरीके से क्या है, जैसे हम इधर जाते हैं तो ग्रुपिंग में अगर कोई संख्या नहीं आती है तो उसके बाद में 0 लगा दो, इसे इस साइड में 0 लगाओ। और इसी तरीके से जब हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो कोई संख्या अगर ग्रुपिंग में नहीं आती है तो उसके बाद 0 लगा दो, जैसे यहाँ पे हमने लगाया है। फिर बाइनरी नंबर को देख लो कि वो कौन से संख्या को शो कर रहा है, 5 को, 1 को, 4 को, तो वो लिखो और बेसिस 8 लिखो। इसके लिए टेबल बनी हुई है, ये देखो। इस टेबल को आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे ये 3 के लिए ख़त्म होगी, 4 के लिए बनाएंगे तो 1 लगाओ, 0 0 ये, फिर वापस से 1 0 1, बाकी दोनों को सेम रखते जाओ। ठीक है, और ये 1 आएगा, 0, फिर 1 1, फिर इनका ख़त्म हो गया, फिर इस 0 को और शामिल कर लो, है ना, फिर 1 हो गया, फिर 0 0, मतलब कन्वर्ट करते जाओ। 2 2 के कॉम्बिनेशन से शुरू करेंगे और फिर तीसरी संख्या पे जाएंगे, उसको 1 कर देंगे, फिर वापस 2 2 के कॉम्बिनेशन चलेंगे। इस तरीके से ये आगे भी चलता चला जाएगा। फिर है ये, जैसे हमने कर ही लिया बाइनरी नंबर को अष्टाधारी संख्याओं में रूपांतरण। फिर है षोडश आधारी संख्या पद्धति या ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होते हैं, 16 अंक होते हैं, इसका मूलांक 16 होता है। इसके 16 अंक कौन से होते हैं, जैसे क्या होता है इसमें 0 to 9 चलता है, तो ये 10 अंक तो ये हो गए। फिर A B C D E F ये 6 अंक चलते हैं, तो 0 to 9 10 अंक ये हो गए। फिर A B C D E और F
ठीक है। तो 6 अंक जो हैं ये चलते हैं। इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर 16 अंक होते हैं और अष्टाधारी के अंदर उस हिसाब से हम लोग जो हैं 0 to 7, फिर उसके बाद क्या है डेसिमल वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। 10 0 to 7 चलेगा, फिर 10 11 12 13 इस तरीके से 17 तक। और दशमलव में तो सिंपल 0 to 10 और उस 10 होने के बाद में तो हम लोग 11 12 इसी तरीके से लिखते हैं। बाइनरी में जैसे मैंने आपको बताया ही था, पहले 0 0 0, अब क्या है 16 तक लिखना है ना, तो 4 चाहिए हमें, बाकी कॉम्बिनेशन ही ख़त्म हो जाएंगे। 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1, 2 का ख़त्म, फिर तीसरे में डाल दो, फिर वापस से तीसरे में 1 कर दो, फिर 0 1 1 0 1 1, फिर ख़त्म हो गया तो चौथे में 1 डाल दो, फिर 0 1 1 0 1 1। फिर हम लोग जाए बीच वाले जो ये है ना सेकंड नंबर, इसमें 1 कर सकते हैं, तो एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 0 1 1 0 और ये चारों 1 1 1, तो 4 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। इसको ना जोड़ने वाले सिद्धांत से भी इसको बाइनरी सिस्टम को इस तरीके से ला सकते हैं, वो हम लोग आगे करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊँगी। वैसे सिंपली ये याद रह जाता है कि कैसे लिखे गए हैं ये नंबर, ठीक है। और इसमें हेक्साडेसिमल के अंदर भी यही होता है, जो पॉइंट होता है उसके अगर आप लेफ़्ट साइड में जाओगे तो वेटेज 16 के धनात्मक घात में बढ़ेगा, और राइट साइड में जाओगे तो 16 के ऋणात्मक घात में घट जाएगा। जैसे इसमें एक संख्या दी है 3a.2f, तो a का मतलब तो होता है, देखो 0 to 9 तो रहता ही है, तो 10 संख्याएँ तो वो होती है। a का मतलब होता है 11, ठीक है। b का होता है 12, c का होता है 13, d का 14 और e का 15, f का 16, इस तरीके से चलता है ये। तो a का मतलब है जैसे a का मतलब हो गया 10, और फिर 10 × 16 की घात 0 और 3 × 16 की घात 1, ओके, इस तरीके से। और इसको हम लोग क्या है डेसिमल में बदल रहे हैं, तो 2 × 16 की घात -1, f का मतलब 15, तो वो क्या हो गया 16 की घात -2। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया शायद, क्योंकि 0 to 9 तो 10 अंक हो गए, तो a को हम शो करेंगे 10, b को 11, c को 12, d को 13, e को 14 और f को 15, ठीक है, इस तरीके से। फिर जहाँ भी a रखा है वहाँ पे 10 हो गया, और जहाँ पे f रखा है वहाँ पे 15 हो गया। और ये साथ में लिख दिए गए हैं, लेकिन इनका जो मान आएगा वो आपको अलग रखना है, इनका जो मान आएगा वो आपको अलग रखना है, बीच में पॉइंट लगाना है, ठीक है। और वही अगर किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो पूर्णांक संख्या को बदलने के लिए 16 का भाग देंगे, और जो भी शेषफल आएगा उसे नोट करेंगे। सबसे लास्ट वाला सर्वाधिक सार्थक अंक होता है, इसको इसी ऑर्डर में नोट करेंगे। देखो 7 तक तो ठीक है, लेकिन 10 का मतलब a होता है और 11 का मतलब b होता है हेक्साडेसिमल में, तो इसे इसी तरीके से नोट करना होता है। और जैसे कोई फ्रैक्शन नंबर है, उसको अगर हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है तो उसके लिए हम 16 से गुणा करेंगे, 16 से गुणा करेंगे, जो भी पूर्णांक आएगा उसे नोट करते चले जाएंगे और इसे इसी ऑर्डर में नोट करेंगे, ठीक है। 10 का मतलब है a, 2d 2 8 और इसका मतलब है f, तो a2 8f 16, ठीक है, इस तरीके से। फिर है जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में बदलना, तो बाइनरी में बदल सकते हैं सिंपल। जो f है लास्ट वाला है, लास्ट में क्या होता है 1 1 1 वो होता है, ये रहा। a का मतलब 10 होता है, 10 के लिए लिख दो, 9 के लिए लिख दो, 2 के लिए लिख दो, अब इनको सबको एक साथ लिख दो, ठीक है। अब जैसे इसको लिखा गया है ना, इसमें जैसे ये लास्ट वाले 2 0 है ना, बहुत बार क्या है इसको हटा देते हैं, तो ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि इधर के 0 लगाओ लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पॉइंट के बाद वालों को लिखोगे तो 1 के लिए बाइनरी नंबर, फिर ई के लिए, ई मतलब 13 हो गया शायद, नहीं 14 के लिए लिख दो। फिर उसके बाद में क्या है बी मतलब 11 और 4, चारों के लिए लिखो और फिर उनको सबको एक साथ लिख दो, एक साथ ऐसे ही लिखना है, ऐसे जैसे ये लिखे गए हैं।
और बाइनरी को अगर हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए वही जो डॉट पॉइंट है उसके इधर से 4-4 का ग्रुप बनाएंगे। ऑक्टाडेसिमल में 3-3 का ग्रुप बनता है, हेक्साडेसिमल में 4-4 का ग्रुप बनता है। तो जैसे ये ग्रुप बनाए गए हैं, शुरुआत के 4 अंक, फिर 4 अंक, फिर 4 अंक। अब इधर जो है 2 बच गए, इनका ग्रुप नहीं बना, किसी के साथ नहीं बना, तो इसके शुरुआत में 0 0 लगा देंगे जैसे ये किया है ना। तो ये 2, 9, 10, 15 सबको एक साथ रख दो, 2, 9, 10, 15 को। तो हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब होता है ए और इसका मतलब होता है एफ, तो 29AF हो गया। इसी तरीके से इधर 14 का मतलब हो गया ई, 10 का मतलब हो गया ए, तो 1EA। ठीक है, सिंपल है। तो ये पूरा नंबर सिस्टम है और इसमें कितने थे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल। कोई भी डेसिमल क्वांटिटी है, कोई भी डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में बदलने के लिए जो उसका भिन्न भाग है उसको बदलने के लिए 2 का भाग देंगे, और पूर्णांक को बदलने के लिए 2 का भाग देंगे, और जो भिन्न है उसको बदलने के लिए 2 से गुणा करेंगे। उसी को अगर ऑक्टाडेसिमल में बदलना है तो 8 का भाग देंगे इंटीजर में, तो और फ्रैक्शन में 8 से गुणा करेंगे, और हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए 16 का भाग देंगे और 16 से गुणा करेंगे, ये चलता है। और बाइनरी में बदलने के लिए किसी भी नंबर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक जो संख्या है उससे रिलेटेड बाइनरी नंबर नोट करना होगा और उनको एक साथ लिखना होगा, चाहे वो दशमलव से पहले है या बाद में है। और जैसे बाइनरी वाला है उसको आपको किसी सिस्टम में बदलना है तो आपको ग्रुपिंग करनी होगी। जैसे बाइनरी को आप किस में बदल सकते हो, ऑक्टाडेसिमल में बदलोगे तो 3-3 के ग्रुप बना लेना, और बाइनरी को जैसे आप हेक्साडेसिमल में बदलोगे तो 4-4 के ग्रुप बना लेना। और बाइनरी को जैसे डेसिमल में बदलना होगा तो सिंपल, हर एक संख्या के साथ रिलेटेड कितना नंबर है, शुरुआत में मैंने किया ही था। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा नंबर सिस्टम एक अपने इस क्लास के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना, और जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। सिलेबस की चिंता मत कीजिए, हमारी मतलब हर कंडीशन में हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपका किसी भी तरीके से लॉस नहीं हो। थैंक यू प्यारे बच्चों।